जहां पर अगर कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दी है या फिर पुलिस कस्टडी में दी है, वो कन्फेशन रेलिवेंट नहीं है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि उसमें हम कहते हैं कि उसमें इम्प्लाइड है, उन्होंने हमारे एक्ट ने अपने आप ही प्रिज्यूम किया हुआ है कि पुलिस ऑफिसर को या अगर पुलिस कस्टडी में किसी ने कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है तो वो इनवॉलंटरी है, उसमें वॉलंटरीनेस नहीं है और इसी वजह से वो रेलेवेंट नहीं है। जो सेक्शन 27 है, सेक्शन 27 को हम एक्सेप्शन नहीं कहते 25 और 26 की, रेदर हम इसको प्रोवाइजो कहते हैं। प्रोवाइजो क्यों कहते हैं? जब हम सेक्शन 27 को करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि एक एक्यूज्ड ने पुलिस कस्टडी में पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन दी और उसको हमने रेलेवेंट किए, पर जब हम रेलेवेंट की बात करते हैं, उसको रेलेवेंट डिक्लेयर करने का डिफरेंट पर्पस है। तो सेक्शन 27 में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाउ इट इज सर्विंग एज अ प्रोवाइजो टू सेक्शन 25 एंड 26, और इसका स्कोप क्या है, और इसका स्कोप क्या है। सुनंदनी आप रीड कर बेटा, रीड करना प्लीज। Okay. Section 27. How much of information received from accused may be proved, provided that when any fact is deposed to the discovered in consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved. बेटा पूरे पैराग्राफ को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आप अपने बेयर एक्ट में मार्क कर लीजिए, व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड, तो अपने आप बेयर एक्ट में लिख लीजिए डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, फैक्ट को हाईलाइट कर लेना, फैक्ट को हाईलाइट कर लेना, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। सेकंड, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, फैक्ट क्यों डिस्कवर हुआ, दैट इज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर एक्यूज्ड वो इंफॉर्मेशन ना देता तो उस फैक्ट को डिस्कवर नहीं कर सकते थे पुलिस वाले। थर्ड, फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, इंफॉर्मेशन किसने दी है, फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। फोर्थ, इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलो सुनो। Ma'am, sorry to cut you. Can you please repeat second and third again? बेटा इसमें सेकंड है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो हमने कहा है फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, दैट डिस्कवरी ऑफ फैक्ट मस्ट बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन की वजह से वो डिस्कवरी हुई है। थर्ड, इंफॉर्मेशन कहां से मिली है, फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, और वो कहां पर है उस टाइम पर। फोर्थ, in the custody of a police officer, in the custody of a police officer. Fifth, so much of information, whether it amounts to a confession or not. Sixth, as it relates distinctly to the fact thereby discovered, as it relates distinctly to the fact thereby discovered, डिस्टिंक्टली को हाईलाइट कर लीजिए। डिस्टिंक्टली इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन दी है वो इतनी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए कि अगर एक्यूज्ड उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड ना करता तो उसको जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो उस चीज को, जो भी उन्होंने फैक्ट डिस्कवर की है, वो नहीं कर पाते अगर एक्यूज्ड वो उन्हें ना बताता। अब जब हम बात कर रहे हैं डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन की, अब फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए पुलिस कस्टडी में है, एक्यूज्ड है, वो कह रहे हैं कि जो मर्डर वेपन है वो मैंने मेन रोड पर थ्रो कर दिया था, जो रोज गार्डन के आगे से निकल रही है, जो रोज गार्डन का फ्रंट है वहां उस मेन रोड पर मैंने थ्रोन कर दिया था, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ रोज गार्डन मेन रोड पर। अब हम कह रहे हैं ये इंफॉर्मेशन डिस्टिंक्ट नहीं है। इंफॉर्मेशन डिस्टिंक्ट क्यों नहीं है, वहां से हर रोज इतने लोग गुजर रहे हैं, अगर वो ना भी बताता पुलिस वाले उस चीज को डिस्कवर कर सकते थे।
पुलिस वाले उस चीज को डिस्कवर कर सकते थे। पर अगर वो ये बताता कि रोज गार्डन में जो 4th साइड है जहां स्विंग्स है बच्चों के लिए, तो जहां पर एक राउंड स्विंग है उसके बीच में मैंने खड्डा खोदकर वहां पर मैंने वेपन को छुपाया है, अब ये इंफॉर्मेशन डिस्टिंक्ट है। अब ये इंफॉर्मेशन डिस्टिंक्ट है। इंफॉर्मेशन डिस्टिंक्ट इसलिए है क्योंकि पुलिस वालों को पता ना चलता अगर वो ना बताता। हाँ जी, क्लियर है प्लीज? क्लियर है प्लीज? बेटा क्लियर है आपको? यस मैम। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 27 का एग्जाम्पल लेने के लिए। हम एक कन्फेशनल स्टेटमेंट लिख रहे हैं। प्लीज आप कन्फेशनल स्टेटमेंट लिखिए जो एक्यूज्ड ने पुलिस ऑफिसर को दी है। पुलिस ऑफिसर को दी है, कन्फेशनल स्टेटमेंट लिखिए। I was having enmity with B due to land dispute. B has unlawfully taken possession of that land. That land was very dear to my heart as I was born and brought up there only. I was not able to get back possession of that land even through courts. Therefore, I decided to do justice myself. I purchased a sharp-edged weapon from the market and hide it beneath my clothes. I went to B's place and offered for negotiation. And offered for negotiation. When B came, I stabbed him 5-6 times in the lower abdomen and ran from the spot. I hide the knife
in the water tank, which is placed on the roof of my house, which is not in use. Thereafter, I washed my clothes and went to sleep with the sigh of relief. हाँ जी, पुलिस वालों को बेटा ये उसने स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट देने के बाद जब पुलिस वालों ने वहां प्लेस पर गए और वहां से उन्होंने नाइफ डिस्कवर किया। अब जो सेक्शन 27 है, सेक्शन 27 में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुलिस वालों को क्या मिला बेटा? पुलिस वालों को क्या मिला है? नाइफ मिला नाइफ Knife. मिला है। पर यहां पर डिस्कवरी ऑफ नाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन में क्या लिखे है? डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट का मतलब है कि एक्यूज्ड की नॉलेज में था कि नाइफ कहां पर है। सेक्शन 27 में सिर्फ इतना ही फैक्ट रेलेवेंट है कि एक्यूज्ड की नॉलेज में था कि नाइफ कहां पर प्लेस्ड है। इस डिस्कवरी से बिल्कुल भी ये प्रूव नहीं होगा कि उसने क्राइम उसी ने की है, कोई रेलेवेंसी है भी या नहीं भी। पर ये फैक्ट जो डिस्कवर हुए दैट एक्यूज्ड इज हैविंग नॉलेज वेयर द नाइफ वाज हिडन, इससे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को हेल्प मिलेगा। वो कैसे? जो डिस्कवरी हुई है उसको वो आगे फोरेंसिक्स में भेजेंगे और बाय प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा कि उसका कोई मेन अक्रेंस के साथ, एक्यूज्ड के साथ कोई लिंक है या नहीं है। तो वो तो बाद में पता चलेगा नाइफ की कितनी रेलेवेंसी होगी, नाइफ को कितना वेटेज मिलेगा बिफोर कोर्ट, पता नहीं रेलेवेंट होगा भी या नहीं होगा। सेक्शन 27 में ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि एक्यूज्ड की नॉलेज में था कि नाइफ कहां पर है। हाँ जी, बात आपको क्लियर है? बात आपको क्लियर है प्लीज? यस मैम। Yes, तो ma'am. ये आपने ये हमेशा याद रखना है कि जब हम सेक्शन 27 की बात कर रहे हैं, चाहे वो ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स हैं, चाहे वो मर्डर वेपन है, चाहे किसी भी तरह की कोई डेड बॉडी को डिस्कवर की है, तो जो डिस्कवरी है वो डिस्कवरी उस चीज की नहीं है, डिस्कवरी फैक्ट की है कि एक्यूज्ड को पता था कि वो चीज कहां पर हिडन है। एक्यूज्ड को पता था कि वो चीज कहां पर हिडन है। ठीक है प्लीज? ठीक है बेटा? Yes, ma'am. कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 27 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको कोई डाउट है तो पूछिए। मैम यस मैम जो इसमें डिफाइंड है वर्ड कस्टडी, मैम अगर ऐसे हो सकता है अगर एक्यूज्ड है वो पुलिस स्टेशन चला गया और वहीं से पुलिस को ले गया उस स्पॉट पे एंड रिकवर करवाया, सामान करवा दिया, तो कस्टडी के अंदर कहाँ आएगा वो? आपने क्या बोला? फिर से बोलो। मैम जैसे एक्यूज को कन्फेस करना है, वो चला गया एक्यूज्ड पुलिस को स्टेशन, कन्फेस करना है, वो चला गया पुलिस स्टेशन, वो पुलिस तो स्टेशन उसी टाइम ले गया उनको जहाँ पे डिस्कवरी यहाँ पे वो पड़ा है कि ये यहाँ पे है, तो मैम ये कस्टडी कहाँ है अभी एक्यूज की? बेटा custody जब में हम कहाँ है? कस्टडी की बात करते हैं, कस्टडी सिर्फ यही नहीं होता कि आपको बंद कर कर जेल में बंद करना है। कस्टडी में इवन सर्वेलेंस भी कवर होता है, सर्वेलेंस भी कवर होता है। जो कस्टडी हम बात कर रहे हैं, जो पुलिस कस्टडी, इवन अगर कोई आदमी सड़क पर चल रहा है और वहां पर कुछ ऐसा हो जाता है, चाहे फॉर्मल अरेस्ट ना हो,
even that person could be under custody of a police. That person could be under custody of a police. आप उससे पहले कस्टडी का ही डेफिनेशन लिखिए, कस्टडी का ही डेफिनेशन लिखिए, इसमें लिखिए, कस्टडी के लिए लिख लीजिए बेटा. It does not mean only physical custody by arrest. It does not mean only physical custody by arrest. Custody connotes some idea of restraint, some idea of restraint on the movement of a person, whether by word or action, and does not necessarily means custody after formal restraint. Custody after formal restraint. ठीक है वरुण? ओके मैम. मैम ये कौन यस बोलिए. मैम ये कौन सा सेक्शन करवा रही है? बेटा भी सेक्शन 27 के साथ डील कर रहे हैं. बेटा भी सेक्शन 27 के साथ डील कर रहे हैं. हाँ जी, इसमें हम डील कर रहे थे. आप इसमें एक नोट लिखिए, एक नोट लिखिए. बेटा मेरी ना एक मेडिसिन रह गई है, सिर्फ आप मुझे 5 मिनट्स दीजिए, मैं मेडिसिन लेकर आई. सिर्फ मुझे एक मेडिसिन अभी अर्जेंट है लेना, आप मुझे सिर्फ 5 मिनट्स दीजिए, अभी मैं मेडिसिन. जी मैम. तो बेटा जब हम सेक्शन 27 की बात कर रहे हैं, हाँ जी, सेक्शन 27 में डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है. पर्सन मस्ट बी इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस. जो इंफॉर्मेशन दी है वो एक्यूज ने देनी चाहिए. बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी उस चीज की नहीं है, ना डिस्कवरी ऑफ नाइफ है, ना डिस्कवरी ऑफ क्लोथ्स है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है. और वो क्या डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है? दैट एक्यूज्ड वाज हैविंग डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फैक्ट दैट वेयर द नाइफ इज हिडन. ना इससे ज्यादा ना इससे कम. सेक्शन 27 से कहीं पर भी ये प्रूव नहीं होता कि उसने ही क्राइम की है. और वो डिस्कवरी कितनी रेलेवेंस होगी अंदर, जो डिस्कवरी ऑफ थिंग है वो आगे फोरेंसिक के थ्रू फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा इन ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ. हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछिए. सुनंदनी कोई डाउट है तो पूछ बेटा. सेक्शन 27 इंपॉर्टेंट है. No, ma'am. इसके अंडर लिखिए, an information received from the accused under section 27 बोलो निधि. An information received from the accused can be received in evidence only when it fulfills two conditions. When it fulfills two conditions. First, information must be such that has caused the discovery of fact. Second, मैम रिपीट करना प्लीज. इंफॉर्मेशन मस्ट बी such that has caused the discovery of fact.
उसी इंफॉर्मेशन की वजह से वो फैक्ट डिस्कवर हुए कि एक्यूज्ड को पता था कि वो कहां पर है. सेकंड, information must relate distinctly to the fact discovered. बेटा इसमें ना आप 3 केसेस लिख लीजिए. ये तीनों केसेस का आपको पता होना चाहिए. इवन जो ये पुल्लुकोरी कोटाया का केस है, जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आ रहे हैं, तो अभी भी पुल्लुकोरी कोटाया के केस को रेफर किया जा रहा है 27 के स्कोप के लिए. आप इसमें लिख लीजिए the scope of section 27, the scope of section 27 has been discussed in Pullukuri Kotaya's case. In Pullukuri Kotaya's case, सुनंदनी यहां से रीड कर बेटा. ये Alright. रीड कर. यस. It is fallacious to treat the fact discovered within the section as equivalent to the object produced. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक मिनट, जो हम डिस्कवरी ऑफ फैक्ट की बात कर रहे हैं, हम वो नहीं कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट मिला है वो हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट की. डिस्कवरी ऑफ फैक्ट का इसमें अलग मीनिंग है. तो ऑब्जेक्ट का फैक्ट डिस्कवर्ड से कोई भी लेना देना नहीं है. उस ऑब्जेक्ट का फैक्ट डिस्कवर्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं है. बेटा आगे रीड कर. The fact discovered embraces the place from which the object is produced and the knowledge of the accused as to this. अब जो फैक्ट And- डिस्कवर्ड है, फैक्ट डिस्कवर्ड में क्या है? उस प्लेस का पता होना जो एक्यूज्ड के इंफॉर्मेशन की वजह से मिला है, और उस प्लेस से ऑब्जेक्ट वो मिला है जो कि प्रोड्यूस हुए, और वो नॉलेज थी एक्यूज्ड को उस प्लेस की और उस प्लेस पर उस ऑब्जेक्ट की. आगे बेटा. And the knowledge of the accused as to this, and the information must relate distinctly to this fact. Information as to past user or past history of the object produced is not related to its discovery in the setting in which it is discovered. Information supplied by a person in custody that I will produce a knife concealed in the roof of my house does not lead to the ये discovery of a इंपॉर्टेंट है knife. बेटा, ये इंपॉर्टेंट है. ये वाला फ्रेज आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है. आई विल प्रोड्यूस अ नाइफ, आई विल प्रोड्यूस अ नाइफ, आई विल प्रोड्यूस a knife concealed in the roof of my house. इसके आगे अब 1 2 3 लिख लीजिए. 1, ये इंफॉर्मेशन दी है आदमी ने एक्यूज्ड ऑफ पर्सन इन कस्टडी. अब इसमें क्या है? फर्स्ट, इट डज नॉट लीड टू डिस्कवरी ऑफ नाइफ. इट डज नॉट लीड टू डिस्कवरी ऑफ नाइफ.
Second, it leads to discovery of fact. It leads to discovery of fact that a knife is concealed in the house of the informant to his knowledge. सेक्शन 27 के अंदर सिर्फ इतना ही फैक्ट रेलेवेंट है. इट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट दैट अ नाइफ इज कंसील्ड इन द हाउस ऑफ द इंफॉर्मेंट टू हिज नॉलेज. थर्ड, whether the knife would serve any purpose or not, whether the knife, एक मिनट, क्या लिखा बेटा आपने? लास्ट लाइन रीड करना बेटा. Whether the Whether the knife knife- Whether the knife would serve any purpose or not would depend upon further investigation and forensic examination. If subsequently it is proved that the knife is used in the commission of the offense, then the fact discovered is very relevant. जिस डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुआ था जो 27 में, वो भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगा. हाँ जी, कुछ पूछना है तो पूछिए. अगर अभी भी डाउट है बेटा पूछिए. मैम इसका इंट्रोडक्शन से मिस हो गया. बेटा जो आप पूछ रहे हैं ना, वो हाफ एन आवर का लेक्चर है. जो आपने कहा ना इंट्रोडक्शन, आप एक बार बेटा वो लेक्चर सुनना, एक बार उसे देखना. अगर आपको कोई डाउट है तो फिर उसमें से पूछना. हाँ हाँ जी बेटा, आपको इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है तो पूछिए. सुनंदनी वो स्टेटमेंट रीड करो बेटा जो अभी हमने नोटबुक में लिखी है. वो स्टेटमेंट रीड करो. I will produce a knife in नहीं बेटा, जो मैंने concealed in the लिखवाई roof थी, of- एक कहानी मैंने लिखवाई थी ए और बी की, वो रीड करो. All right, ma'am. Yes, ma'am. Confessional statement from accused to police. I was having enmity with B due to land dispute. B has unlawfully taken possession of that land. That land that was very dear to my heart as I was born and brought up there only. I was not able to get back possession of that land even through courts. Therefore, I decided to do justice myself. I purchased a sharp-edged knife from the market and hid it beneath my clothes. I went to B's place and offered for negotiation. When B came, I stabbed him 5-6 times in the lower abdomen and ran from the spot. I hid the knife in the water tank, which is placed on the roof of my house, which is not in use. Thereafter, I washed my clothes and went to sleep with a sigh of relief. हाँ जी, अब क्योंकि आपने कहा है कि आपको ये क्लियर है. हाँ जी मुकेश सर, आप मुझे बता दीजिए 27 के अंडर, क्योंकि 25 में तो लिखा हुआ है कि जो आपने पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दी है वो रेलेवेंट नहीं है, पर 27 उसका एक प्रोवाइजो है. 27 कहते हैं कि अगर कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो एक्यूज को मिले, एक्यूज से मिले, और उसी की वजह से, उस डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से ऐसा कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुआ है, तो वो रेलेवेंट है अंडर सेक्शन 27. और जो कन्फेशनल स्टेटमेंट अभी रीड किया, उसमें पुलिस वालों को वो नाइफ मिल गया, और नाइफ मिला कहाँ से? एक्यूज ने इंफॉर्मेशन दी
इन द पुलिस कस्टडी और वो डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन है। हाँ जी, अब आप मुझे बता दीजिए 27 के अंडर इस स्टेटमेंट का कौन सा पोर्शन रेलेवेंट है और क्या रेलेवेंट है? मैम यहाँ से आई परचेज ए शार्प एज्ड वेपन फ्रॉम द मार्केट एंड हाइड इट बिहाइंड माय क्लोथ्स। यहाँ से मैम शुरू होगा जिसमें वो सारा बता रहा है कि मैंने वेपन पर लिया, सर मैं जो उसके आप कह रहे हैं, जो बता रहा है वो तो 25 से हिट हो रहा है, फिर कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल। तो अगर वो ऐसे इंफॉर्मेशन दे रहा है वो तो एडमिसिबल है ही नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये है 27 के अंडर, अब आपने हमने कहा है 25, 26 और 27 को इकट्ठे हमने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन देनी है। तो 27 ने कभी भी 25 या 26 को ओवर रूल नहीं किया कि उन्होंने कहा है कि नॉट एडमिसिबल और 25 में एडमिसिबल हो जाएगा। 27 में एक पर्टिकुलर पोर्शन है स्टेटमेंट का। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट जिसमें वेपन की रिकवरी करवा रहा है, वो पुलिस को बता रहा है कि मैंने उसको वहां वहां छुपाया है अपने घर में। वो जो फैक्ट है वेपन को रिकवर करवाने वाला, वो आपने बताया कि 27 में कॉल करेगा रिगार्डिंग ठीक है, डिस्कवरी ऑफ। हाँ जी, अब आप मुझे बता दीजिए व्हाट फैक्ट हैज बीन डिस्कवर्ड इन योर ओन वर्ड्स। व्हाट फैक्ट हैज बीन डिस्कवर्ड? बेटा अगर आपको सेक्शन 27 समझ आ गया होगा, आप इसको अपने वर्ड्स में बता पाएंगे। अगर आप सेक्शन 27 को अगर आपने नहीं समझा होगा, यू विल नॉट एबल टू टेल। प्लीज वर्ड्स में मत ढूंढिए, बेसिक जो कंसेप्ट है वो अप्लाई कीजिए। हाँ जी वरुण बता बेटा 27 में क्या रेलेवेंट है जो इस स्टेटमेंट जो आपको लिखवाई है? मैम फैक्ट वही है जो रूफ में मेरा नाइफ जो बताया कि रूफ में है, टैंक के अंदर। नहीं तो क्या फैक्ट रेलेवेंट है? ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि वो टैंक के अंदर है। नहीं मैम, फैक्ट ये रेलेवेंट है कि उसकी नॉलेज में है, वो टैंक में है एंड ही Yes. नोज इट वेयर इट इज। सिर्फ यही फैक्ट रेलेवेंट है कि Ma'am, accused that he was had having distinct information information कि वो as कहां to where पर the है। knife is. यस, एज टू वेयर द नाइफ इज। सिर्फ यही ही 27 में रेलेवेंट है। नाइफ कितना आगे इंपॉर्टेंट प्रूव होगा आगे इन्वेस्टिगेशन में, वो तो फर्दर एग्जामिनेशन से प्रूव होगा कि उसकी कोई कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होती भी है या नहीं होती है। बट यस, अगर नाइफ जो मिला है वो बिल्कुल प्रूव हो जाता है कि वो मर्डर वेपन ही है, तो 27 की में जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुए वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा और प्रोसिक्यूशन को हेल्प करेगा, इवन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को हेल्प करेगा टू ascertain whether they are on the right track or not। तो हमने बोला सेक्शन 27 के अंडर डिस्कवरी ऑफ नाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या फैक्ट है? दैट द एक्यूज्ड वाज हैविंग distinct information as to the place where the knife is hidden। रियलिटी में वो मर्डर वेपन है या नहीं है, एक्यूज्ड का उसमें हाथ है या नहीं है, एक्यूज ने रियलिटी में क्राइम किया है या नहीं किया है, ये तो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है प्लीज? ठीक है बेटा, यस मैम। नेक्स्ट लिखिए। The Supreme Court discussed the constitutional validity of section 27 in the case of state of UP versus Deoman Upadhyay। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दियोमन उपाध्याय। और इस केस में उन्होंने कहा
कि जो 27 है वो बिल्कुल परफेक्टली वैलिड है, वो बिल्कुल परफेक्टली वैलिड है। बेटा इस केस में जो एक्यूज ने ये प्ली लिया कि अगर 162 के अंडर कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं 161 के अंडर पुलिस ऑफिसर को, तो वो तो रेलेवेंट नहीं है, पर अगर 27 में दे रहे हैं तो वो रेलेवेंट है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये आर्बिट्ररी है, तो जो ये 27 है इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, तो इसको स्ट्रक डाउन करना चाहिए, इसको स्ट्रक डाउन करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रीजनिंग दिया कि क्यों ये परफेक्टली वैलिड है। और जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं बेटा, बेसिक में उन्होंने जो बोला, आर्टिकल 14 में कभी भी हम एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं करते। आर्टिकल 14 में रीजनेबल क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट उसमें इंप्लाइड है। और जब हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, रीजनेबल क्लासिफिकेशन में उसके दो टेस्ट हैं। पहला, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, सेकंड उसका नेक्सस होना चाहिए। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होता है बेसिस ऑफ डिफरेंस, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसका नेक्सस होना चाहिए विद द ऑब्जेक्ट टू बी अचीव। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो 161 है और जो 27 है दोनों में इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, जो 161 में स्टेटमेंट दे रहे हैं कोई भी पर्सन, वो एक फ्री मैन है हु इज नॉट इन पुलिस कस्टडी, और जो 27 के अंडर दे रहा है वो पुलिस कस्टडी में है। तो अगर 161 के अंडर दे रहा है, पॉसिबल है कि वो चीजों को मैनिपुलेट करे, फैब्रिकेट करने की कोशिश करे, पर ये पॉसिबिलिटी 27 के अंडर नहीं है बिकॉज पर्सन इज इन पुलिस कस्टडी। फिर उन्होंने कहा 161 का पर्पस है लोगों को एनकरेज करना कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ द क्राइम, और 27 का पर्पस है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को हेल्प आउट करना वेदर दे आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, वेदर दे आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। क्लियर है प्लीज? क्लियर है प्लीज? Yes, ma'am. सुनंदनी आर्टिकल 14 से रीड कर बेटा, आर्टिकल 14 से रीड करो इसको। Article 14 does not provide that all laws must be uniform and universally applicable. It merely forbids improper or invidious distinctions by conferring rights or privileges upon a class of persons arbitrarily selected from out of a larger group who are similarly circumstanced and between whom and other not so favored. No distinction reasonably justifying different treatments exist. Between persons in custody and person not in custody, the legislature has made a real distinction by enacting distinct rules regarding admissibility of statements, confessional or otherwise, made by them. In considering the constitutionality of a statute on ground whether it has given equal treatment to all persons similarly circumstanced, it has to be remembered that the legislature has to deal with practical problems. The question is not to be judged by merely enumerating other theoretically possible situations to which the statute might have been but has not applied. A doctrine approach is to be avoided. Persons not in custody making statements to police leading to discovery of facts were a possible but rare class. A person who approaches a police officer investigating an offense and offers to give information leading to discovery of an incriminating fact must be deemed to have surrendered himself to the police to be in custody within the meaning of Section 27 of the Indian Evidence Act. A law which makes provision for cases where the need is most felt cannot be struck down because there are other instances to which it might have been applied. The object of the legislation being both to punish offenders, prove to be guilty, and to protect persons who may be compelled to make confessional statements. The provisions of Section 27 are reasonable as they make information admissible on the ground that the discovery of fact pursuant to the statement made by the person in custody is a guarantee of the truth of that statement. Because अगर वो आदमी कस्टडी में है, वो किसी भी तरह उसे मैनिपुलेट या फैब्रिकेट नहीं कर सकता,
तो इसलिए उन्होंने कहा इंटेलिजिबल डिफरेंशिया भी है, नेक्सस भी है, इसलिए बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ठीक है प्लीज, ये था आपका स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 27 को चैलेंज किया गया था। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिखिए। द सुप्रीम कोर्ट डिस्कस्ड the evidentiary value of confessional FIR evidentiary value of confessional FIR in the case of Agnu Nagesia, in the case of Agnu Nagesia versus State of Bihar, Agnu Nagesia versus State of Bihar। बेटा इस केस में आदमी ने खुद मर्डर किया, ट्रिपल मर्डर है, रेदर 4 लोगों का मर्डर किया फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर्टी, को पार्सनरी को खत्म करना चाहता था ताकि सारी प्रॉपर्टी इसको मिल जाए, और उसके बाद मर्डर कर खुद मर्डर वेपन को हाइड किया, घर जाकर नहा धोकर पुलिस स्टेशन जाकर उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया। तो इस केस में कोर्ट ने डिस्कस किया कि अगर एक्यूज्ड खुद जाकर ऐसा FIR लॉन्च करा रहा है तो उसकी क्या कन्फेशनल, उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है, उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है, उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है। सुनंदनी रीड कर बेटा, ये वाला पोर्शन रीड करो। The confession may consist of Several parts. and may reveal not only the actual yes ma'am, sorry, several parts and may not only and reveal not only the actual commission of the crime but also the motive, the preparation, the provocation, etc. If the confession is tainted, the taint attaches to the whole statement of the accused. If a statement contains an admission of an offense, not only that admission, but also every other admission of an incriminating fact contained in the statement is part of the confession. Little substance and content would be left in section 24, 25, and 26 if proof of admission of incriminating fact in confessional statement is permitted. Statement to a police officer. As such, no part of it could be admitted into evidence on account of the ban in section 25, except insofar as the ban was lifted by section 27, and except insofar as it identified the appellant is maker of the report. Yes. अब फॉर एग्जाम्पल ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट में रेलेवेंट हो सकता है अंडर सेक्शन 8, पर वो कभी भी उसका कोई भी पार्ट अगर वो 25 के साथ अटैच हो रहा है, इट कुड नॉट बी रेलेवेंट एक्सेप्ट सेक्शन 27, एक्सेप्ट सेक्शन 27, एक्सेप्ट सेक्शन 27। ये 3 लैंडमार्क जजमेंट्स हैं बेटा सेक्शन 27 के अंडर। जो आपका अग्नु नगेशिया का केस है, इवन ये CRPC में भी आपको इम्पोर्टेंट है, उसमें एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशनल FIR, या फिर आपको आ जाता है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ FIR जिसमें ऐसा आपको कोई सिचुएशन दिया गया है। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हमने 3 केसेस किए, पुल्लुकोरी कोटाया रिलेटिंग टू स्कोप ऑफ सेक्शन 27, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशनल FIR अग्नु नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। सेक्शन 27, सेक्शन 27 is based on the doctrine of confirmation, by subsequent events, doctrine of confirmation by subsequent events। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने कहा है डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट। यहां पर क्योंकि सेक्शन 27 में तो सिर्फ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट ही इंपॉर्टेंट है,
तो आगे वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि वो कितना रेलेवेंट है। तो इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट, अगर सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन से ये कंफर्म हो जाता है कि सेम मर्डर वेपन है या उस ट्रांजैक्शन में वो यूज हुआ है, तो सेक्शन 27 की डिस्कवरी भी फिर बहुत रेलेवेंट प्रूव होगी इन दैट केस। ठीक है प्लीज, क्लियर है प्लीज? तो जो आपका 27 का बेसिस है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है बेटा, क्लियर है प्लीज? हाँ जी, आपने अगर कोई डाउट पूछना है तो पूछिए। अब आप पूछिए अगर कोई डाउट पूछना है। सेक्शन 27 में हमने इतना ही करना था। अगर आपने कोई डाउट पूछना है तो पूछिए। बेटा आप देखिए, कमेंट्स में देखिए, कमेंट्स में देखिए, पुल्लुकोरी कोटाया का केस है, पुल्लुकोरी कोटाया का केस है। सुनंदनी इसको रीड कर बेटा, इसको रीड करना। कमेंट्स में देखिए, बेयर एक्ट में आपको पुल्लुकोरी कोटाया का केस मिलेगा, इसको रीड कर बेटा। Ma'am, I don't have the hard copy. Actually, I'm reading it from the PDF. ओके तो मैम उसमें comments भी है। ओके, कोई भी स्टूडेंट रीड कर दे प्लीज, जिसके पास भी कमेंट्स में पुल्लुकोरी कोटाया का केस है। गारिमा आपके पास है बेटा? मैम कमेंट्स तो हैं बट मेरे में केस नहीं है वो। अच्छा job ओके, reference। बलराज सर आपके पास है वो केस? मैं ही रीड कर रही हूँ बेटा, आप सुनिए। नहीं मैम, इसमें नहीं है मैम। नहीं, मैं ही रीड कर रही हूँ सर। द कंडीशन नेसेसरी टू ब्रिंग द सेक्शन 27 into operation is that the discovery of a fact in consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer must be deposed to, and thereupon so much of information as relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved. पुल्लुकोरी कोटाया वर्सेस एम्परर। उसके बाद डिस्कवर्ड फैक्ट के लिए मैं रीड कर रही हूं। अ फैक्ट डिस्कवर्ड इन एन इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एक्यूज्ड in his disclosure statement is a relevant fact, and that is only admissible in evidence if something new is discovered or recovered from the accused which was not within the knowledge of the police before recording the disclosure statement of the accused. हमने क्या डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पुलिस को उस इंफॉर्मेशन का नहीं पता चलता अगर जो एक्यूज्ड वो नहीं बताता। अंडर सेक्शन 27 it is not necessary that a disclosure statement must be signed and the maker of the same or that thumb impression must be affixed. A confession made by an accused person while he is in custody must be excluded from evidence and permits the admission of such a confession under the condition prescribed by this section. तो बेटा इसके साथ हमारा सेक्शन 27 ओवर हो जाता है। उसके बाद आपका सेक्शन 28 है। सेक्शन 28 सेक्शन 24 के साथ जाता है। सेक्शन 24 में एक जर्नल प्रिंसिपल है दैट कन्फेशन which is influenced by threat, inducement or promise is not relevant, और सेक्शन 28 में लिखे है अगर वो रिमूव कर देते हैं तो वो रेलेवेंट हो जाता है। सुनंदिनी बेटा सेक्शन 28 रीड करो प्लीज। Section 28, confession made after removal of impression caused by inducement, threat, or promise relevant. If such a confession as referred to in Section 24 is made after the impression caused by any such inducement, threat, or promise has, in the opinion of court, been fully removed, it is relevant. Yes. नेक्स्ट लिखिए सेक्शन 29 के लिए, इसमें लिख लीजिए अंडर सेक्शन 29, अंडर सेक्शन 29 a confession which is otherwise relevant means पुलिस ऑफिसर को नहीं दिया हुआ, थ्रेट, इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस नहीं है, जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ रेलेवेंसी है रिलेटिंग टू कन्फेशन जो हमारे 24 to 28 है उनमें वो रेलेवेंट है।
एक बार रीड करना बेटा, क्या लिखे अभी आपने? Under section 29, a confession which is otherwise relevant Would not become irrelevant, would not become irrelevant due to any of the following factors. Due to any of the following factors. First लिखिए promise of secrecy. Promise of secrecy. Second, obtained in consequence of deception, obtained in consequence of deception practiced on the accused person, practiced on the accused person. Or third, when he was drunk, when he was drunk. Or fourth, it was made in answer to questions, it was made in answer to questions which he need not have answered, which he need not have answered. Fifth, he was not warned that he was not bound to make such confession. जो बेटा आपका फोर्थ और फिफ्थ है वो आपको सेक्शन 164 में भी इसका मेंशन मिलेगा. जब मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है वो उसको वार्निंग देता है कि जरूरी नहीं है कि तूने देना है, ये तेरे अगेंस्ट यूज हो सकता है. अगर मजिस्ट्रेट ने वार्निंग नहीं दी, वैसे उसमें कोई भी फैक्टर नहीं है विच कुड विशिएट इट, तो उसकी रेलेवेंसी खत्म नहीं होगी. और दूसरा है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिससे कि उसको इनक्रिमिनेट हो सकता है, तो मजिस्ट्रेट उसे कहता है कि जरूरी नहीं है तूने इसका आंसर करना है, ये तेरे अगेंस्ट यूज हो सकता है. अगर मजिस्ट्रेट ने ये नहीं करी दोनों चीजें, सिर्फ इसलिए कन्फेशन को हम इररेलेवेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर मेयरली प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज. कन्फेशन विल नॉट बी रिजेक्टेड एज अ होल. हाँ जी, ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज. Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए. सेक्शन 30 के लिए लिखिए, सेक्शन 30 के लिए लिखिए. General principle is that confession made by one person is entirely inadmissible against other, is entirely inadmissible against other. But section 30 constitutes an offense, an exception. Section 30 constitutes an exception to this rule, an exception to this rule where confession made by one accused could be taken into consideration,
against another, against another. Provided certain conditions are fulfilled. Provided certain conditions are fulfilled. First, both of them are tried jointly. Both of them are tried jointly. Tried jointly को underline कर लेना, highlight कर लेना. Tried jointly. Second, they are tried for the same offense. They are tried for the same offense. Third, confession made by such accused is affecting himself also, and incriminating himself to the same extent, in the same manner as some other of such person, को-एक्यूज के स्टेटमेंट ने अपने को भी इम्प्लीकेट किया है टू द सेम एक्सटेंट एज द अदर एक्यूज्ड. अगर वो कह रहे हैं मेरा हाथ 2% है और इसका हाथ 98% है, कोर्ट बिल्कुल भी रिलाई नहीं करेगी. वो हर एक को-एक्यूज कोशिश करेगा कि दूसरे को फंसा के खुद बाहर निकल जाए. तो अगर आप कन्फेशन एक एक्यूज्ड का दूसरे एक्यूज्ड के अगेंस्ट इस्तेमाल करना है, इन तीनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है. इन तीनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है. सुनंदनी बेटा सेक्शन 30 को रीड कर दे एक बार. Section 30. Consideration of proved confession affecting person making it and other jointly under trial for same offense. When more persons than one are being tried jointly for the same offense and a confession made by one of such persons affecting himself and some other of such persons is proved, the court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession. Yes. Explanation. The offense as used in this section includes the abetment of or attempt to commit the offense. Yes. गुरमन बेटा illustration A read करना please. Illustration A read करना. A and B are jointly tried for murder of C. It is proved that A said B and I murdered C. The court may consider the effect of the confession as against B. क्यों? तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है. जॉइंट ट्रायल है, फॉर द सेम ऑफेंस है, एंड ए इज इनक्रिमिनेटिंग हिमसेल्फ इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज बी. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, कोर्ट में कंसिडर इट अगेंस्ट बी ऑल्सो. हाँ जी, निधि बेटा इलस्ट्रेशन बी रीड करो. Yes. A is on his trial for the murder of C. There is evidence to show that C was murdered by A and B, and that B said A and I murdered C. This statement may not be taken into consideration by the court against A as B is not being jointly tried. Yes. अब इसमें क्योंकि जॉइंट ट्रायल की कंडीशन पूरी नहीं होती तो ये रेलेवेंट नहीं होगा. बेटा जॉइंट ट्रायल क्यों इंपॉर्टेंट है? जॉइंट ट्रायल की वजह से आप उसको क्या कर सकते हैं, क्रेडिबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग हो सकती है दूसरे से. तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वॉयलेट नहीं होता. हम ऑडियो ऑल्टरम पार्टन का इसमें अप्लाई कर जाएगा अगर जॉइंट ट्रायल है. अब फॉर एग्जांपल हमने पलविंदर कौर का केस किया था. पलविंदर कौर के केस में जो दूसरा इसमें मेडिकल बॉय था वो कभी पकड़ा ही नहीं गया,
वो एब्सकॉन्ड हो गया था, तो ज्वाइंट ट्रायल तो है नहीं, तो कभी भी पलविंदर कौर का स्टेटमेंट इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट दैट मेडिकल बॉय। तो अगर सेक्शन 30 के अंडर केस को फॉल कराना है, कन्फेशन बाय वन एक्यूज्ड could be used against another only if the conditions prescribed by section 31 they are fulfilled. सुनंदनी बेटा सेक्शन 31 रीड करो अब। Section 31, admissions not conclusive proof but may stop. Yes. Admissions are not conclusive proof of the matters admitted, but they may operate as estoppels under the provisions herein contained. तो जो एडमिशंस हैं they only operate as estoppel, they are not conclusive proof of the matters contained therein. हाँ जी, इसके साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है रेलेवेंसी का, एडमिशंस जर्नली, वो खत्म हो जाता है। हमने किया है सेक्शन 17 to 31। हाँ जी, कल आपको मैंने 2 एरियाज दिए थे, डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। बलराज सर आपने किए? जी मैम। अब बोलिए सर, पहला डिफरेंस बोलिए। मैम, इट इज जनरली यूज इन सिविल एडमिशन। सर वो तो दोनों में यूज हो सकता है, सिविल और क्रिमिनल में। कन्फेशन तो तकरीबन क्रिमिनल मैटर में होता है। नहीं, होता ही क्रिमिनल में है सर, ये पहला डिफरेंस है। नहीं। एडमिशन कुड बी यूज्ड बोथ इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। जो कन्फेशन है दैट कुड बी यूज्ड ओनली इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। हाँ जी निधि, आप नेक्स्ट बोल बेटा, नेक्स्ट डिफरेंस। मैम मैंने किया। गारिमा नेक्स्ट बोलो बेटा। मैम मैंने भी नहीं किया, सॉरी। गुरमन नेक्स्ट बोल। गुरमन नेक्स्ट बोलो बेटा। Admission are not conclusive proof, but the ma'am confession can be a conclusive proof in ओके, that. आपने सेकंड बोला, जो एडमिशंस हैं दे ऑपरेट ओनली एज एस्टॉपल, ये आपका सेक्शन 31 है। और जो कन्फेशंस हैं दे आर कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर स्टेटेड देयरइन। हाँ जी, थर्ड बोलिए। सुनंदनी आपने किया है बेटा? Ma'am, I did not do it, but I can attempt. ओके, Ma'am, I missed नेक्स्ट yesterday's बोलिए। class. Ma'am, can we say that every confession can be called as an admission, but ma'am, every admission is not a confession. ओके, ये जो स्टेटमेंट है बेटा, स्टेटमेंट ये आपको मेंस में आ जाता है। इसमें ना आपको कंपैरेटिव एनालिसिस ही करना होता है एडमिशन और कन्फेशन में। अब जो बेटा जो हमने सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 31 तक किया है, वो सारे का सारा आपका कंपैरेटिव एनालिसिस में आ जाता है। वो कैसे? हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2 आप बता चुके हैं। थर्ड, कन्फेशन कुड बी मेड बाय, कौन कर सकता है? सिर्फ कौन The करेगा accused. कन्फेशन? Accused. बट एडमिशन कुड बी मेड बाय पर्सन एनुमरेटेड अंडर सेक्शन 18। कौन कौन है? पार्टी, एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, हैविंग प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट, या फिर फ्रॉम हुम द इंटरेस्ट इज डेराइव। तो Okay. कन्फेशन सिर्फ एक्यूज्ड कर सकता है, एडमिशन ये सारी कैटेगरीज कर सकती है। नेक्स्ट, कन्फेशन मेड बाय अ स्ट्रेंजर इज नॉट रेलिवेंट, बट एडमिशन बाय अ स्ट्रेंजर कुड बी रेलिवेंट अंडर एक्सेप्शनल सिचुएशन एज प्रिस्क्राइब बाय सेक्शन, कौन कौन से हैं? 9। कौन से सेक्शंस? कौन से सेक्शंस? 21 and 22. अरे नहीं यार, एविडेंस एक्ट ही घूम गया सारा ये तो। 19 and 20, 19 and 20, 19 और 20 है ये, जहां पर एडमिशन बाय स्ट्रेंजर इट इज रेलेवेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं, कन्फेशन ऑलवेज गोज अगेंस्ट द मेकर ऑफ इट। कन्फेशन ऑलवेज गोज अगेंस्ट द मेकर ऑफ इट, बट एडमिशन कैन बी यूज्ड by the maker of the statement under exceptional situations mentioned under section 21, mentioned under section 21. Next है, admission could be made to any person, even to police officer, but confession made to police officer
or in police custody is not admissible, but there is one exception. If confession is made in police custody in the immediate presence of the magistrate, then that is admissible. Then that is admissible. तो आप सेक्शन बाय सेक्शन अगर करते हैं, इसमें आपके पूरे सेक्शन 17 से लेकर 31 तक आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज. जी हाँ मैम. जी, कुछ पूछने हैं आपने? मैम अभी लास्ट पॉइंट जो आपने बताया, मेड टू पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल, यस और बेटा. एडमिशंस में बेटा वो तो रेलेवेंट है. एडमिशंस आप किसी को भी कर सकते हैं, पर अगर वो एडमिशंस दे आर इन द नेचर ऑफ कन्फेशंस, सिर्फ उनको हमने एक्सक्लूड किया है, क्योंकि हमने कहा है एडमिशन ब्रॉडर है और कन्फेशन उसके अंदर है. तो कन्फेशन और एडमिशन जहां ओवरलैप कर रहा है वो पुलिस ऑफिसर को नहीं हो सकता. बाकी अगर कोई और स्टेटमेंट है विच इज मेड टू पुलिस ऑफिसर, वो आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी उसमें बार नहीं है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट. ठीक है प्लीज. थैंक यू. यस. हाँ जी, नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक है बेटा रेलेवेंसी में. पहला टॉपिक हमने किया है रेलेवेंसी का, सेकंड एडमिशंस जर्नली, थर्ड टॉपिक का नाम लिखिए स्टेटमेंट बाय पर्संस हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस. स्टेटमेंट बाय पर्संस हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस. Section 32, Section 32 and 33. Section 32 and 33. इसके अंडर लिखिए Section 32 and 33. Section 32 and 33 are falling under the chapter titled Statement by Persons who cannot be called as witnesses. And the reason behind this statement, behind this title जो भी हम कह रहे हैं ना, statement by persons who cannot be called as witnesses, and reason behind this statement is that the maker of the statement cannot be called in court due to any of the following facts. One, dead, or second, cannot be found. मैम फर्स्ट क्या है? डेड बेटा मर चुका है, डेड. और सेकंड कैन नॉट बी फाउंड. और थर्ड इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस. फोर्थ undue delay or expense is involved. बेटा ये चारों तो सेक्शन 32 और 33 दोनों में ही है. सेक्शन 33 में एक एडिशनल है, वो आपने कल देख के आना है कि सेक्शन 33 में ऐसी कौन सी एडिशनल कंडीशन है. इन चारों के अलावा एक और है, वो आपने सेक्शन 33 में देखनी है. सेक्शन 32 और 33 में ये चारों तो ओवरलैप कर रही हैं, सेक्शन 33 में एक एक्स्ट्रा है. हाँ जी, इसके बाद आप लिख लीजिए hearsay evidence is not admissible. Hearsay evidence is not admissible as a general rule. But हाँ जी, अब मुझे आप बता दीजिए आपके एक्ट में कहाँ लिखा है hearsay evidence is not admissible? हम लिखा नहीं है. कहां से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं?
बेटा ये प्रिंसिपल है। Extrajudicial confession, ma'am. नहीं नहीं बेटा, ये जो हम कहते हैं हेयर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल, इस प्रिंसिपल को हमने डिराइव किया है फ्रॉम सेक्शन 60 सेक्शन 60 निकालिए अपने एक्ट में, सेक्शन 60 निकालिए। निधि आपके पास बेयर एक्ट है बेटा? Yes, ma'am. बेटा सेक्शन 60 एक बार रीड करना। Yes, ma'am. Oral evidence must be direct. यस Oral evidence must, in all cases, whatever, be direct. That is to say, if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw it. If it refers to a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard it. If it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived it by that sense or in that manner. ओके, If it- बस इतना बहुत है निधि। जब आप सेक्शन 60 को रेफर करते हैं, सेक्शन 60 में पॉलिसी है ओरल एविडेंस हैज टू बी डायरेक्ट, ओरल एविडेंस हैज टू बी डायरेक्ट। जब हम कह रहे हैं ओरल एविडेंस हैज टू बी डायरेक्ट, मींस वही आदमी कोर्ट में आना चाहिए जिसने उसको अपने किसी भी सेंस के थ्रू परसीव किए, जिसने खुद देखा है, जिसने खुद सुना है, जिसने खुद फील किया है, जिसने खुद टेस्ट किया है, जिसने खुद स्मेल किया है, तो वही आदमी कोर्ट में आना चाहिए। बिकॉज बेस्ट एविडेंस रूल ही कोर्ट को हमने अवेलेबल कराना है, सो दैट कोर्ट कुड रीच एट अ राइट कंक्लूजन। पर अगर हम कह रहे हैं कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, बी आकर कह रहे हैं मैंने ए से सुना था ऐसा हुआ है, इसको हम हेयर से एविडेंस कह रहे हैं, ये जर्नल रूल है, एडमिसिबल नहीं है। जर्नल रूल है, इट इज नॉट एडमिसिबल। निधि जो आपने नोटबुक में लिखा है एक बार रीड करना बेटा, लास्ट लाइन। Hearsay evidence is not admissible as a general rule, but यस बेटा, आप ना हेयर से एविडेंस के साथ लिख लीजिए, हमने जहां पर लिखा है ना नॉट एडमिसिबल एज अ जनरल रूल, सेक्शन 60 लिख दीजिए। बिकॉज सेक्शन 60 से हमने ये कोरोलरी ड्रॉ किए, ये प्रिंसिपल हमने डिराइव किए कि हेयर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। सेक्शन 60, बिकॉज जिस आदमी ने परसीव किया है थ्रू एनी ऑफ हिज सेंसेस, सिर्फ वही आकर कोर्ट में गवाही दे सकता है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस under Indian Evidence Act where even hearsay evidence has been made admissible. वो आप exceptions लिख लीजिए। फर्स्ट रेस्ट जेस्टे, वहां पर हमने बाय स्टैंडर्ड्स की बात की थी। सेकंड, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, क्योंकि सपोज एक्यूज्ड ने या ए ने अपने फ्रेंड को बोला है, अब फ्रेंड कोर्ट आ रहा है, फ्रेंड अब हेयर से है, बिकॉज उसने सुना है, वो थर्ड पार्टी है, तो वो कोर्ट आ रहा है। एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। फोर्थ है स्टेटमेंट बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस, सेक्शन 32 एंड 33। बेटा यहां से हम अपना कल लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और अभी तक जो हुआ है प्लीज आप उसे रिवाइज कर लेना, उसे आप रिवाइज कर लेना। हाँ जी ठीक है बेटा, ठीक है प्लीज। मैम ये जो लास्ट में लिखवा है ये एडमिसिबल है ना hearsay हाँ की? हाँ बेटा, ये एक्सेप्शंस हैं टू द जनरल रूल, जहां पे हमने हेयरसे को एडमिसिबल किया है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। और सबसे बड़ी एक्सेप्शन सेक्शन 32 और 33 है, जहां पर हमने हेयरसे एविडेंस को एडमिसिबल किया है। पर इसके हर एक जो आपका सेक्शन 32 है उसके 8 क्लॉजेज हैं। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग कोजेंट पॉलिसी रीजन बिहाइंड ईच एंड एवरी क्लॉज। ठीक है प्लीज? यस ठीक है बेटा? हाँ जी, आप देख लेना बेटा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, हम लेक्चर ओवर कर रहे हैं। थैंक यू प्लीज, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू।